मेरे को इतनी धमकियाँ उस दौरान मिली थी कि तुम यहाँ आओगे तो हम तुमको लिंच कर देंगे एक प्रकार से। कभी भी कोई चाहता नहीं कि चकबंदी हो। ओहो, अच्छा। क्योंकि 70 के दशक के बाद से जो पहले की हो गई, उसके बाद जिसने जहाँ लूटा जहाँ बैठा बैठ गया, बन गया, सब चीज़ हो गया। अब तो मैं मान सकता हूँ कि हमारी अगर पिटीशन नहीं होता, इतने हमारे जिद्दोजहद नहीं होती, तो जो आज IIM देख रहे हैं, जो HMT देख रहे हैं, जो सिट कुल देखते हैं, आपके होते नहीं हैं। पर हमारी सरकार तो बार बार, धामी सरकार तो ये कह रही है कि हमने UCC ला दिया और सब कुछ ठीक होने वाला है। जिम कार्बेट पार्क के अंदर रिजॉर्ट बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ का आदमी एक दुकान नहीं खोल सकता चाय की। वहाँ पर एक बड़े जो पंजाब से आएगा वो वहाँ पर अंदर रिजॉर्ट खोल देगा जिसमें गोल्फ कोर्स होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे देश की ज़मीन की हालत को जानते हैं। जब आप देश की ज़मीन की हालात को जानते हैं तो आप देश के लोगों को ज़रूर जानते होंगे, और उन लोगों को जो आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। और उनके पास कई कहानियाँ ऐसी हैं, उनके पास ऐसी भी कहानियाँ कि जिनको उन्होंने विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। ऐसी बहुत ही वरिष्ठ और चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर विद्याभूषण रावत जी हमारे स्टूडियो में हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हम उनसे सिर्फ जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड और देश को लेकर के आप आजकल क्या कर रहे हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड नया राज्य है, तो आप भी उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड के लिए आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, फिर कभी उनको दोबारा भी बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका उत्तराखंड में स्वागत है। पूरे देश भर में आप घूमते रहते हैं, उत्तराखंड आना कैसे हो आजकल? काफ़ी समय से आप उत्तराखंड में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको इस अपनी नई पारी की शुरुआत के लिए, और मैं सभी उत्तराखंड टाइम्स के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम चले। उत्तराखंड आने का मेरा जो इस बार मैं आया हूं, देहरादून में 2 कार्यक्रम थे जी। मेरे 2 लेक्चर जिन्हें कह सकते हैं। एक लेक्चर शो था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मार्क्स के विचारों में क्या समानताएं हैं, क्या विरोधाभास थी। एक उनको लेकर के था। और फिर मेरी एक पुस्तक जो ये अम्बेडकरवाद विचारधारा और संघर्ष है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो साथ काम किए हुए लोग थे या उनको देखा था, उन लोगों के ऐसे 13 लोगों के इसमें इंटरव्यूज़ हैं। हालांकि मेरे पास और भी बड़ी लिस्ट है जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किए हैं, लेकिन हिंदी में पहली बार आ रहा है इतने सारे लोगों को एक साथ एक इंटरव्यू। तो ये इसका विमोचन भी यहाँ पर हमने करवाया जी। और दूसरा जो मेरा जो टॉक था वो हिमालय का विकास या विनाश जी, और उत्तराखंड की जो संकट है उसको लेकर के, कि हिमालय में जो आज विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है और उत्तराखंड में क्या उसके असर पड़ने वाले हैं, उसको लेकर के था। और ये दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर ने हमको आमंत्रित किया था। असल में पिछले 4 साल से मैं गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर के उसकी घाटियों में गया हूँ, गांव-गांव गया हूँ, बुग्याल गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। तो एक तो उनको डॉक्यूमेंट में कर रहा था, न केवल उसके एक लिखने के पर्पज़ से, बल्कि वीडियोस और फोटोग्राफी के पर्पज़ से भी। और इसे लेकर के मैं पूरे उत्तराखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, और अभी मैं फरक्का तक पहुंच गया। अच्छा, आपकी यात्रा फरक्का तक पहुंची? अभी फरक्का तक पहुंची है, और अब अगले महीने में पूरे बंगाल की गंगा सागर तक ये यात्रा कंप्लीट करूँगा। और उसके अगले महीने में प्रयास करूंगा कि मैं बांग्लादेश जाऊं। हालांकि वहाँ पर स्थिति अभी इतना अच्छी नहीं है, लेकिन अगर स्थिति सुधरी तो मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर भी। इस कितना समय लग रहा है इस यात्रा में? जो मैंने कहा कि ये 4 साल हो गया मुझे अभी करते हुए, क्योंकि मैं तो नदी मोहल्ले हर जगह जा रहा हूँ। मैं आपके बुग्याल भी देख रहा हूँ, तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ। कई चीज़ें जो हर समय नहीं मिलती है, जैसे आपके टिहरी में जो है मसूरी के आगे जो मेला लगता है, मौड़ मेला, तो वो ऐसी चीज़ें भी उसमें हैं। अच्छा, तो ये उत्तराखंड का मैं चाहता हूँ कि एक पूरा इतिहास एक नए सिरे से हम क्या बात है। तो जो आप एक करते हैं ना, हम जब आपके बारे में पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, तो कई बार आपने बहुत सारे ज़मीनी मुद्दे उठाए हैं। और जो समाज को, जिसको हम पिछड़े वर्ग कहते हैं, या बहुत समाज के जो निम्न वर्ग हम जिसको कहते हैं और मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, उनके मुद्दे भी आपने बहुत उठाए। तो आपको कई बार दिक्कतें आई होगी?
जी, मैंने जो दिक्कतें तो बहुत थी, जो लीगल प्रोसेस में भी आज मैं लोगों को बताता हूँ कि उत्तराखंड में आज लोग कह रहे हैं कि साहब ज़मीन का सवाल जो है बड़े उद्वेलित हो रहे हैं जी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इस ज़मीन के सवाल पे जब उत्तराखंड के अंदर ही मैंने अपनी संघर्ष शुरू किया था 1994-95 के समय में, तो उस समय जब आंदोलन पीक पे था, उस समय में एक जगह पे 1167 एकड़ ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा था। वो रुद्रपुर में काशीपुर का क्षेत्र है। अच्छा। और इतनी बड़ी लड़ाई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का। मेरे को इतनी धमकियां उस दौरान मिली थी कि तुम यहाँ आओगे तो हम तुमको लिंच कर देंगे एक प्रकार से। और बड़े बड़े जो वहाँ के जो लैंडेड जो बड़े लोग थे, भूमाफिया कह सकते हैं, भूमाफिया जिसे कह सकते हैं, इनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, वो सब मेरे खिलाफ थे। और हमने लड़ाई जो है पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ी, उस दौरान तो विभाजन नहीं हुआ था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो जमीन सीलिंग लग गई थी उसमें, तो 1167 एकड़ जमीन जो थी सीलिंग सरप्लस डिक्लेयर हुई थी। बहुत बड़ी जमीन है। और उस जमीन को हम चाहते थे कि सरकार दलितों में वितरित करे जी। तो क्या हुआ कि 150 दलित परिवार वहाँ पर थे, जो उत्तर प्रदेश के बेसिकली अब उत्तर प्रदेश हो गए, लेकिन उस जमाने में तो एक ही था। जैसे बुलंदशहर वगैरह के लोग थे, मैदानी क्षेत्रों के दलित समाज के। तो अब उनकी सरकार ने जो पूरी कोशिश की, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों से मिली थी, तो चाहती थी कि सीलिंग विलिंग खत्म हो जाए और ये जो लोग काम कर रहे हैं पंजाब के, खास करके बड़े सिख लोग थे उसमें, जमींदार टाइप के, वो उनके वो मामला था। तो हुआ क्या कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमने लड़ा, उन्होंने कहा कि सही है सीलिंग, और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेनल्टी लगाई सरकार पे कि 10 लाख रुपए लो इन लोगों से जिनको बसा दिया, क्योंकि वो लोगों को बसा भी रहते उस जमीन पे वहाँ से बुला के। मतलब किसी की रजिस्ट्री नहीं करा रहे थे, बगैर रजिस्ट्री के तू 5 लाख दे दे 10 एकड़ ले ले, तो 10 लाख दे दे इतना ले ले। अच्छा। देखिए ये पूरा जो तराई का क्षेत्र है ना, अगर यहाँ ईमानदारी से पूरी ढंग से भूमि के मैपिंग हो जाए तो आपको पता चल जाएगा क्या मामला है पूरा। और इसीलिए कभी भी तराई में चकबंदी के खिलाफ कभी भी कोई चाहता नहीं कि चकबंदी हो। ओहो, अच्छा। क्योंकि 70 के दशक के बाद से जो पहले की हो गई, उसके बाद जिसने जहाँ लूटा जहाँ बैठा बैठ गया, बन गया, सब चीज़ हो गया। अब तो उसके बाद वो केस को लेकर के हम हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए जी। और सुप्रीम कोर्ट में फिर हमने ये कहा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमको वापस भेजा यहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड बन गया। फिर उत्तराखंड में आए, नैनीताल हाई कोर्ट में बहुत साल जरा कंटेम्प्ट पिटिशन चली। कंटेम्प्ट में यहाँ के अधिकारी को भी कोर्ट में बुलाया गया, चीफ जस्टिस के, 5,000 रुपये का जुर्माना उस पर ठोका। अच्छा। हाँ, और 2017 के करीबन ये फैसला आया। अच्छा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ ने दिया था। अच्छा। उस समय ये फैसला है कि जमीन पे बेसिकली जमीन तो सरकार ने ले ली थी, लेकिन उसको वितरण के जो सवाल थे उस पे हमने ऑब्जेक्शन उठाए थे। अच्छा। लेकिन अधिकारी लोग आप जानते हैं किस प्रकार खेल खेलते हैं, हमने यहाँ से हाँ, लेकिन वहाँ पर आज ये मैं मान सकता हूँ कि हमारी अगर पिटिशन नहीं होता, इतने हमारे जिद्दोजहद नहीं होती, तो आज IIM देख रहे हैं, जो HMT देख रहे हैं, जो सिट कुल देखते हैं, आपके होते नहीं। अच्छा। ये एक व्यक्ति का जिद है, मैं बता रहा हूँ। सरकार भी कोई हमको स्वीकार करे ना करे, ना बोले, ना हमने कभी उसका क्लेम किया। पर आप पार्टी तो थी ना? हम पार्टी थे, हमने ही उसको किया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कभी जाता ही नहीं। हमारे पास में आज तक के सारे दस्तावेज हैं, और उसका मैं उस पर लिख रहा हूँ, पूरी किताब लिख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी पिटिशन में एक चीज़ आई थी, इस पिटिशन में जस्टिस धूलिया थे जब सुप्रीम कोर्ट में हैं जी, तो एक बार उनके पास भी केस आ कि वही जस्टिस जोसेफ के साथ बैठते थे। अच्छा। तो एक बार जोसेफ साहब नहीं थे तो धुलिया साहब थे, तो वो पिटिशन को उन्होंने और ज़्यादा वाइड कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमको पता है कि उत्तराखंड में कितने SC ST को ज़मीन मिली है जब से बना है, और यहाँ के वकीलों के पास में कोई आंसर नहीं होते थे। तो एक वकील साहब उठे, जब वो अगली पिटिशन आई तो उसने, ये एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है कि साहब जब से स्टेट बना तब से एक भी आदिवासी को जो है जमीन नहीं मिली। तो जज साहब जो है वो जोसेफ साहब केरला के थे, तो थोड़ा जानते थे, तो थोड़ा बोले कि भाई एक भी आदिवासी को जमीन नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? तो हमारे वकील साहब जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं मिली। तो उसने कहा कि कोई आदिवासी यहाँ भूमिहीन नहीं है। तो जस्टिस जोसेफ मुस्कुराया, बोला अच्छा, कोई आदिवासी और भूमिहीन नहीं है आपके स्टेट में? सबके पास इतनी जमीनें आ गई कि वो भूमिहीन नहीं है। तो फिर बोला, तब उन्होंने और उस पिटिशन को बड़ा कर दिया पूरे राज्य के दायरे में कि हमको चाहिए कितनी सीलिंग की ज़मीनें, कितनी इंडस्ट्री को दी, कितना क्या दिया। उसी समय जब उन्होंने लास्ट उनका जजमेंट आ रहे थे, परेशान हो रहे थे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वही तक था। तो तब फिर लास्ट में जो है गवर्नमेंट ने जो भी उनको कहा कि हमने ये किया, आपने जैसा कहा वैसा कर दिया, तो जजेस लोग
तो आपने घुस जाते हैं। इतना बड़ा अध्ययन किया है, पूरे देश भर में आप देखते हैं, और उत्तराखंड के, आप उत्तराखंडी हैं तो शायद उत्तराखंड की बात आपसे करेंगे आज। देश, पूरे राष्ट्रीय बात हम आज नहीं कर पाएंगे, आपका समय दोबारा लेने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड में आप क्या मानते हैं कि कौन लोग हैं जो भूमिहीन हैं? देखिए, उत्तराखंड को हमको दो तरीके से देखना पड़ेगा। उत्तराखंड को अगर हम ऐसे एक स्टेट बोल देंगे तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज़ है। अच्छा। क्योंकि उत्तराखंड का एक तो है पहाड़ी इलाका और एक है मैदानी इलाका। मैदानी इलाके के जो भूमि के हालात हैं वो आप जानते हैं। यहाँ पर लैंड सीलिंग है, लैंड मतलब फार्म हाउसेज हैं। आप हरिद्वार से लेके अगर आप रुद्रपुर तक जाएंगे तो बड़े बड़े आश्रम हैं, गौशालाएं हैं, इन सब पे सीलिंग नहीं लगता। आप 500 एकड़ में गौशाला बना सकते हैं, ट्रस्ट बना लो, 500 एकड़ की ज़मीन ले लो। यूपी बिहार सब जैसा होता है वही है ना, वो सरकार से ले लो। हाँ, मतलब आपकी ज़मीन, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पे आप जो है 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते प्लेन में, मैदानी इलाके में। अच्छा। हाँ, वो तो ऑफिशियल है। वो सीलिंग एक्ट तभी तो बना था। सीलिंग कानून माने सोशल जस्टिस का कानून था कि भाई एक व्यक्ति इतने ज़्यादा नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। तो आप सोचेंगे कैसे आ गए इतनी ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा के तामझाम है इधर से घुमा फिरा के कि आप गौशाला बना दो तो 500 एकड़ ले लो, गौशाला 2 एकड़ में बन जाएगी, 5 एकड़ में बन जाएगी, 10 में बन जाएगी। बाकी का क्या करोगे? बाकी धंधा, आश्रम बना लो, मठ खोल लो, मंदिर बना लो, बाबा जी का आश्रम बना लो, मस्जिद बना दो। तो यहाँ तो गंगा नदी और यमुना नदी पे तो बहुत आश्रम है। हाँ, तो इसीलिए बनते हैं ना कि आपको उनकी ज़मीन पे आपको पूछता नहीं कि भाई कितने की बननी चाहिए। अच्छा, तो ये मतलब ऐसे कौन से फैमिली? तो ये एक तो ये चीज़ हुआ कि मैदानी इलाकों का मामला अलग था। हाँ। अब पहाड़ी इलाके में जो स्थिति है वो दूसरी है। हाँ। वहाँ जो है करीबन 73% से ऊपर जो है पहाड़ जो है वो वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र। तो जो खेती की ज़मीन है बहुत न्यूनतम है। हाँ। इतनी कम है कि वो नाली या उसमें भी नहीं होगी लोगों में। तो ऑलमोस्ट जो है पहाड़ी क्षेत्र की ज़मीन की स्थिति को मैदानी क्षेत्र से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ तो गरीब किसान के पास भी 1-2 एकड़ होगा। हाँ। और वहाँ अमीर से अमीर के पास भी 1 एकड़ होने का चांस ही नहीं। मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 1 एकड़ का तो कोई बात ही नहीं। तो मतलब नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है जब हम जमीन के सवाल बात करें तो उत्तराखंड असली जो पहाड़ी क्षेत्र है वो टोटली भूमिहीन कह बिल्कुल, सकते हैं। absolutely। आपकी भाषा में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट वो किसी भी समुदाय का हो सकता है। किसी भी समुदाय का हो सकता है। इसीलिए जो है देखिए, ज़मीन की मैटर पे जो आप जब पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाएं तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको आप तुलना करें तो हिंसा नहीं है। हाँ। बायकॉट कर देगा, छुआछूत हो सकती है। हाँ। हिंसा नहीं होगी। हिंसा का जमीन से सीधे सीधे रिलेशन है। हाँ। पूरे देश में जहाँ हिंसा होती है दलितों पे, उसका सीधा रिश्ता जमीन से है। पूरा झगड़ा जमीन पे, पूरा जमीन का झगड़ा है। और यहाँ क्योंकि कोई थोकदार नहीं है उस लेवल पे जिसकी 5-10 एकड़ की जमीन और कोई एक बिस्वा वाला भी नहीं है, पहाड़ में तो है नहीं। इस कारण से वो हिंसा का जो मामला है वो नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि उत्तराखंडियों को मतलब किस तरह से जमीन से भी अच्छा, हाँ, तो मैं जो उनके पास ठीक जमीन रहे, हाँ। वो उत्तराखंड में रहे, पहाड़ में रहे, ऐसा क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 तरीके की चीज़ है इस पे, मतलब मैं इसमें कोई एजेंडा नहीं चलाना चाहता। एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी भी साथी को ये ना लगे कि भाई मैं कोई जातिवादी या घनघोर इस टाइप की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि उत्तराखंड जो है, जैसे मैंने कहा, मैदान और पहाड़ की बात है। ये पर्वतीय क्षेत्र का राज्य बना था। पर्वतीय क्षेत्र में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ रहा है, तो लोगों के जीवन बड़े खतरे में है। आप देखिए कि बाघ के आतंक हो रहे हैं, भालू मार रहा है, हाथी घुस रहा है घर के अंदर, तो लोग जो है वो मजबूर हो रहे हैं घर छोड़ने के लिए। बिल्कुल। 1500 से 1550 से ज़्यादा भूत गाँव है पहाड़ में। हाँ। 550 से ज़्यादा जो ऐसे गांव है, 650 से ज़्यादा जो रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहे हैं, 650 से ज़्यादा ऐसे गांव है जिनको सरकारी कह रही है कि 50% से ज़्यादा लोग तो माइग्रेट कर चुके हैं। उसके अलावा जो है जंगल में आग लग रही है लगातार। बिल्कुल है। तो एक प्रकार से, और नीचे से मैदान से जो है टूरिज्म का संकट वहाँ इतना ज़्यादा हो गया है कि 15 लाख लोग जो है, पहले मई 10 तक का मैंने जो आंकड़ा निकाला तो 15 लाख लोग ने केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की। 6-7 लाख तो केदारनाथ गए और करीबन 3-4 लाख लोग जो है बद्रीनाथ गए। तो क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने की शक्ति नहीं है पहाड़ में। जब भाई केदारनाथ में एक समय में अगर 500 लोग रह गए वही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ जो कहीं पर भी देखिए, कहाँ पर पार्किंग की सुविधा है? अब सुविधा नहीं है तो आप बोलोगे सुविधा करो, तो सुविधा करने के लिए तो आप पहाड़ तोड़ोगे। तो वो जो डैमेज हो रहा है ये सीधे सीधे पहाड़ की अस्मिता पे सीधे सीधे चोट है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ और बार बार बोल रहा हूँ,
मैंने ज़मीन के सवाल पे बहुत काम किया। मैं अब ये बोल रहा हूँ कि नदी और ज़मीन जो है हमारी पहचान है, हमारे रिसोर्स नहीं है वो। नहीं, रिसोर्स नहीं, बिल्कुल। आपने उससे पैसा कमाने का साधन बना लिया। हाँ। और इसीलिए आप उसको लूट खसोट कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं। ये हमारी हेरिटेज है, हाँ, संस्कृति, ये हमारी जो है ऐतिहासिक, इसको हम अपनी धरोहर बोल सकते हैं। तो हमारी नदियाँ और हमारे बुग्याल और हमारे पहाड़ हमारी धरोहर हैं। हमारे पास धरोहर दिखाने के लिए कोई बड़े बड़े महल नहीं हैं, कोई किले नहीं हैं, यही है। तो इसलिए जब तक इसको बचाएंगे नहीं, जब पहाड़ नहीं रहेगा तो पहाड़ी कहाँ से रहेगा, बताइए। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एक ही चीज़ है कि ये संकट अब बढ़ इसलिए रहा है कि देखिए, एक तरफ पहाड़ में ज़मीनें नहीं है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आबादी स्केंट हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट जो है ये फिर वही स्थिति हो जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश था, जिसके खिलाफ में आपने लड़ाई लड़ी कि हमको भाई उत्तर प्रदेश से अलग करो। हाँ, अब जब डिलिमिटेशन होगा तो फिर वही हो जाएगा, दोबारा दूसरी लड़ाई, दोबारा। तो आप क्या क्या करोगे? पहाड़ी राज्य की लड़ाई फिर लड़ाई करोगे? यही मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या करोगे आप? क्या फिर लड़ाई करोगे? हरिद्वार को हटा दो या रुद्रपुर को हटा दो। पर हमारी सरकार तो बार बार, धामी सरकार तो ये कह रही है कि हमने यूसीसी ला दिया और सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं बात इस चीज़ की कि यूसीसी से क्या होने वाला है? आपने यूसीसी में अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा दिया ना। कितने आदिवासी हैं यहाँ पर? आपने जौनसार को रखा यूसीसी में, मतलब जहाँ यूसीसी का मतलब आप अपने हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड पे जो संकट है उसकी बात अभी धामी जी को करना चाहिए। संकट ये है, संकट उत्तराखंड की अस्मिता पे बहुत भयंकर है। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपकी डिलिमिटेशन हो जाएगी, तब आपके पास में क्या बचेगा? और ज़मीनें आपने सारी जो है, रिजॉर्ट्स आपके जंगलों के अंदर हैं, जिम कार्पेट पार्क के अंदर रिजॉर्ट बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ का आदमी एक दुकान नहीं खोल सकता चाय की वहाँ पर। हाँ, आप एक ढाबा नहीं खोल सकते अपना, लेकिन जो है एक बड़े जो पंजाब से आएगा वो वहाँ पर अंदर रिजॉर्ट खोल देगा जिसमें गोल्फ कोर्स होगा। आप जाकर के आराम से एक दिन का किराया जिनका 10-10, 15-15 हज़ार रुपया है रूम्स का, वो जगह पे आप देखिए 5 स्टार हैं, पूरे बने हुए हैं। ऊपर जाइए, इवन बिंडसर में कहाँ जाए, हर जगह आपने बना लिया। कल भी कोई सज्जन हमको पूछ रहे थे कि क्या पहाड़ में कुछ विकास नहीं होना चाहिए? मैंने कहा कौन सा विकास आप करना चाहते हैं? हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दीजिए ना। आप हम पे एहसान मत कीजिए। ये एहसान हो रहा, भी आपने 2 दिन पहले का वीडियो देखे हैं, आप तो हैं उपलब्ध हैं। कुछ महिलाएं आके चिल्ला रही थी कि साहब हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं है, हम तो एहसान कर रहे हैं जो आ रहे हैं आपके पहाड़ पे। ये तो केदारनाथ भी हमारे कारण से है, आप भी हमारे कारण से हो। तो इस प्रकार का टूरिज्म नहीं चाहिए पहाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप कई बार आपसे सुनने को मिलता है, रीशेड्यूल क्या है? तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, 6 क्या है? शेड्यूल 6। अच्छा देखिए, आप देखिए जब भूमि की पूरी बात हो रही है तो हमारे लोग बोल रहे हैं कि अब शेड्यूल 5 यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, ये 2 चीज बोल रहे हैं। शेड्यूल देखिए, 2 शेड्यूल यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक शेड्यूल है शेड्यूल 5 जो आदिवासी इलाकों के लिए जो है सेंट्रल इंडिया में, अच्छा, सेंट्रल और साउथ इंडिया जो भी है, अच्छा, वहाँ पर ये है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ राजस्थान का हिस्सा, इन इलाकों में ये है। अच्छा, दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये कभी नहीं आया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ से थे, उसमें गोविंद वल्लभ पंत, पहाड़ के तो मुख्यमंत्री है ना, पहले मुख्यमंत्री। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई शेड्यूल एरिया नहीं बना, तो क्यों नहीं बना? तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो शेड्यूल एरिया जो है वहाँ पर पंचायत होती है, ताकि उसमें कोई भी काम होता है तो आदिवासी की उस पंचायत के परमिशन के बगैर वो काम नहीं होता। अच्छा, मतलब सरकार अगर कोई इंडस्ट्री भी लगाना चाहेगी तो पहले वो पंचायत से पूछना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पंचायतों को भी मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शेड्यूल 5 से यहाँ इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, जितना यहाँ के लिए एक ऑटोनोमस हिल काउंसिल बनानी पड़ेगी हमको आने वाले टाइम में, उत्तराखंड के लिए। ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इधर से टिहरी, उत्तरकाशी, और फिर चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों के लिए हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर लैंड सेल कंप्लीट प्रोहिबिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो पूरी इंडस्ट्रीज है उसको देखना पड़ेगा किस प्रकार की है, और क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे लोग अपना धंधा तो बना ही दे रहे हैं ना वहाँ पर। और यहाँ पर जो पूरी पर्यावरण के जो पूरे नियम हैं
वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्यों मैं शेड्यूल 6 से सीखना पड़ेगा? शेड्यूल 6 जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है केवल, बस। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि जो आदिवासी जो है जंगलों में रहते हैं और बहुत सारे लोग नीचे रहते हैं, मैदान ऐसे ही है। हाँ। मैदान और जंगल वहाँ भी है। हाँ। तो वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आदिवासियों के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने शेड्यूल 6 वहाँ बनाया कि ताकि वहाँ पर लैंड सेल परचेज नहीं हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं ना, बाहर का आदमी तो कोई ले नहीं सकता है। तो जो आदिवासी जो हिल्स में रहते हैं उनके जन जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शेड्यूल 6 है। अच्छा, तो मतलब वहाँ कोई जमीन खरीद ना नहीं खरीद सकता। वो झगड़ा भी अभी जो हुआ है मणिपुर में, वो इसी को लेकर के किया जमीन का गया ही झगड़ा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज घुसना चाहती हैं, तो वो है। और वो बड़ा अलग, अब सबके समझ आ रहा है कि लोगों की नज़र हमारी ज़मीनों पे है। हाँ। ये कोई उद्योग लगाना नहीं चाहते, उद्योग के नाम पे ले लेंगे, उसके बाद वो उद्योग से चूस चास के अपना फिर वापस जाके उसको ये परिस्थिति यहाँ खड़ी हो रही है। ये परिस्थिति यहाँ खड़ी हो रही। तो हम ये चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शेड्यूल 6 में अभी केवल नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन पिछले साल जो भारत का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, राष्ट्रीय आदिवासी आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग, उसने जो है लद्दाख को भी जो है उसी शेड्यूल 6 में डालने की बात करी। अच्छा, तो जब वो लद्दाख के बारे में बोल सकता, तो हमारी भी वैसी स्थितियां हैं। हाँ। और हमारी स्थितियां तो हमारे जो कम से कम ये जिले हैं, ताकि फिर आप ये ना बोलो कि भाई पहाड़ को अब अलग से हम अलग नया स्टेट बनाएं, बजाय इस ताम झाम के अपने जो हिल एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर दो, क्योंकि वही आपकी मेन पहचान है ना। बिल्कुल, उत्तराखंड की पहचान आप कुछ भी बोल लीजिए, बाकी क्या है, पहाड़ का ही इलाका है ना। बिल्कुल, उसी से उत्तराखंड, उसी से उत्तराखंड बना है। बिल्कुल। तो अब उस उत्तराखंड की पहचान को बचाने के लिए उत्तराखंड के जंगल जमीन को आपको बचाना पड़ेगा, और उत्तराखंड के जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए आपको व्यवस्था करनी। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत साफ कर रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे थे कि साहब वो ऊपर में रोजगार क्यों नहीं देते हैं, ये क्यों नहीं देते हैं। तो हमने कहा पहाड़ी आदमी सबसे ज़्यादा जो था वो फौज में जाता था। अभी भी जो आप पूरा हिस्सा देख लें तो कश्मीर से अभी मरने वाले कहाँ के ज़्यादा आ रहे हैं? यहीं उत्तराखंड सबसे ज़्यादा हम मर रहे हैं, पिटाई भी हमारी हो रही, फौजी भी हमारा मार खा रहा है। आप जो है क्या ये एक अकेला ऐसा बॉर्डर स्टेट है जहाँ एब्सोल्यूट पीस है, जैसे बोलते शांति, जिसमें फौज को चिंता नहीं करनी पड़ती अंदर। बाकी सब जगह फौज पहले यहाँ भी लड़ रही है, बॉर्डर पे तो है ही है। बेचारे डिस्ट्रिक्ट हर जगह पे जो है उसकी अपनी चिंताएं भी हैं कि भाई जैसे कश्मीर में है, पंजाब का बॉर्डर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के पूरे बॉर्डर जो वर्मा के साथ है, पूरी फौज जो है वो हर लाइफ में है। बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड एक अकेला स्टेट है जहाँ पर फौज को ये चिंता नहीं करती, कैंटोनमेंट में कौन जाएगा, सब आराम से है, लोग खुद साथ में जुड़े हुए हैं, मतलब परिवार की तरह। तो जो स्टेट इतना आपके लिए कर रहा है, जहाँ हर एक परिवार का आदमी जो है वो फौज में है, मर रहा है जान दे करके, उसको जहाँ की नदी के आप पानी जो है अपने दिल्ली भेज रहे हो, जहाँ की बिजली पे जो है उत्तराखंड का अधिकार नहीं। टिहरी डैम की बिजली हमको कितनी मिलती है? उत्तराखंड का तो उसमें है ही नहीं रेवेन्यू, उसमें उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू है, केंद्र का रेवेन्यू है। तो हमारे जमीन, हमारा शहर आपने बर्बाद किया, ख़त्म किया, उसको डुबा दिया, और उसके बाद जो है पैसा आप ले रहे हो दिल्ली में, और यहाँ पर सारी दुनिया को पानी हमारे यहाँ से जा रहा है, और गाँव में बेचारे जो है लोग पानी के लिए बैठे हुए भूख हड़ताल पे, धरने पे यमुना घाटी में। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती हो? शर्मनाक बात इसे बोलना चाहिए। तो मेरा कहना है कि देखिए, इतना तो बनता है हमारा हक कि अगर हम देश को जो है इतना कुछ दे रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर चैन भी सुविधा भी लेना चाहते हैं, अपने मन की शांति भी चाहते हैं, तो जो वहाँ पर 2 4 5 लोग हैं, क्या सरकार उनको खिला पिला नहीं सकती क्या? कुछ व्यवस्था ऐसा लोकल में नहीं कर सकती क्या? कुछ सरकारी क्षेत्रों में उनको रोजगार नहीं दे सकती क्या? सरकारी क्षेत्र में उनको कुछ बढ़ावा नहीं दे सकती क्या? ऐसे दुनिया में बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं है। जो जिन क्षेत्रों को हम जानते हैं कि वो मैदानी क्षेत्रों का मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पर हम नहीं बोलते तुम नौकरी कर लो, तुम फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे? अरे सब चीज़ को अगर प्रॉफिट में धाओगे, हर चीज़ कोई लाभ और हानि का बिजनेस नहीं है। यहाँ आपकी श्रद्धा भी है। तो जो हमारे धर्म स्थल हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता को बचा के रखें। उसको जो है वो रील के कल्चर में मत डेवलप करें कि जा के हर एक बना के ढोल डमाग लेके नीचे से आ रहे हैं तमाशा बना के। इसकी जो पवित्रता को बरकरार रखें और टूरिज्म को कंट्रोल करें वहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे जो है ये बाढ़ लैंडस्लाइड होंगे तो पहाड़ का आदमी और भी नीचे आएगा, तो खतरा नहीं है क्या नेशनल सिक्योरिटी को? बिल्कुल। कोई दिल्ली का आदमी वहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं है। एक दिन फोटो खींचने के लिए उसको अच्छा लगता है केदारनाथ गया फोटो खींच ली, लेकिन 5 दिन वहाँ रहेगा तो वो थर कांप के भागते हुए आ जाएंगे, पता चल जाएगा। तो इसलिए जो जिस कंडीशन में पहाड़ का आदमी रहता है बड़ी मुश्किल हालात में रहता है। और जो मैं वहाँ के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको जंगल पर अधिकार होना चाहिए, लघु वन उपज में अधिकार होना चाहिए। उनके बुग्याल में जाएं जानवर, वो कम से कम जो हमारे पशु पालते थे अब नहीं पाल रहे हैं। क्यों पालेंगे जब उसको आपने जंगल ही नहीं देना? तो इसलिए एक्सेस टू जो है फॉरेस्ट होनी चाहिए, और जो वहाँ की नीतियाँ बने उसमें लोगों को इन्वॉल्व करो।
और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैदान के इलाके में रहने वाले लोगों, और वो तो कर ही नहीं सकता कोई स्टेट, क्योंकि राज्य है तो ये यहाँ के नागरिक ये भी हैं और आप भी हैं, तो बराबर के हैं। लेकिन हम केवल बोलें कि लैंड की सेल परचेज और जो वहाँ पर रहने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम सरकार को करना चाहिए, और उसके लिए ऑटोनोमस हिल काउंसिल जैसा आइडिया लें, ताकि ये जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं उनमें जो है ये बेतहासा जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है उसको रोकें। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने सुना कि डॉक्टर विद्याभूषण रावत जी जो लंबे समय से निम्न वर्ग के समाज से बिखरे हुए लोग और जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने उत्तराखंड का एक सीन दिखाया कि उत्तराखंड में शेड्यूल 6 लागू होना चाहिए, और उन्होंने शेड्यूल 6 को भी तय कर दिया कि शेड्यूल 6 में क्या क्या सुविधाएं हमें मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहाड़ी ज़िले हैं, हमारे 9 ज़िले हैं, 9 ज़िलों में शेड्यूल 6 होना चाहिए। जब नॉर्थ ईस्ट और तमाम पहाड़ी राज्यों में है तो यहाँ भी होना चाहिए। पहाड़ी राज्य जो जब देश के अन्य कुछ पहाड़ी राज्यों में शेड्यूल 6 है तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी शेड्यूल 6 लागू होना चाहिए। ज़मीन का बड़ा सवाल है और ज़मीन के सवाल पे ही पूरी दुनिया में लड़ाई है। उत्तराखंड राज्य में भी ज़मीन का सवाल बड़ी तेज़ी से उठ रहा है और आपका ज़मीन पे लंबा अनुभव रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड राज्य की विकास की नीति कैसे हो। ऐसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, उनको आप पत्रकार कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, रिसर्चर कह सकते हैं, और ऐसे विद्वान व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आए, और हम दोबारा चाहेंगे कि उत्तराखंड की पॉलिसी कैसे हो ताकि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक के आप में स्वरोजगार रोजगार हो। बस आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के आपसे मुखातिब रहूँगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।